हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर अपन जो हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर अपने पास जो 12 लेक्चर है वो 12 लेक्चर कंप्लीट हुए, ठीक है। और जो अपना आज 13वां लेक्चर है वो 13वां लेक्चर अपन शुरू करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 13वें लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो अपने जो कृषि पर्यवेक्षक की जो 21 अक्टूबर को जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है, उसके अंदर से जो हॉर्टिकल्चर के अंदर से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी जो मैं करवा रहा हूँ उनमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदे रहेगी, ठीक है। और जो जेट की या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगी। और जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो आने वाले समय में या फिर जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है अध्यापकों का अभाव कॉलेजों के अंदर, तो उनको देखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड करने का निश्चय किया है। तो आपको मैं सभी क्लासेज प्रोवाइड करवाऊँगा बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और आने वाले टाइम में अपन जो सेकंड ईयर की जैसे अपन फर्स्ट ईयर का जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन सेकंड ईयर का भी कोर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो अपना आज जो है देखेंगे कि कौन सा लेक्चर है, अपना जो 12 लेक्चर है, ठीक है। और जो अपना जो इसका हॉर्टिकल्चर का कोड होता है, हॉर्टिकल्चर का कोड क्या होता है अपने पास HORT 111 की हॉर्टिकल्चर के अंदर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, इसी प्रकार एक फर्स्ट 2 चलता है, उसके अंदर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स में क्या है कि अपने पास हॉर्टिकल्चर चलती है। तो ठीक है, अपन चलते हैं आज बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। अपन जो आज का 12वां लेक्चर वो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, ठीक है। कि अपन देखेंगे जो मेडिसिनल या जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो अपने जो दवाइयाँ वगैरह या औषधीय वगैरह जो सुगंधित प्लांट या पौधे हैं उनका क्या क्या महत्व है अपने जीवन में और क्या क्या स्कोप है कि किस किस काम में आते हैं। तो अपन जानते हैं कि क्या क्या अपने जो सुगंधित पादप है पौधे हैं और जो क्या नाम है एरोमेटिक सुगंधित पौधे हैं वो क्या काम आते हैं और क्या इनका महत्व है। उससे पहले देखते हैं अपन औषधीय पौधों का महत्व। पहला टॉपिक ले लेते हैं अपन औषधीय पौधों का महत्व। इसके अंदर आज समझाने की क्रिया कम है, बस आपको लिखाने की ज़्यादा है, तो बस आप दोस्तों साथ साथ उतार दे जाइए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। और जो आपको समझाने की क्रिया रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा दूंगा समझा के, और आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, समझा के पढ़ाऊंगा। बस आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कॉपी के अंदर नोट करते जाए, ठीक है। बस आपका इतना सा काम है, उसके अलावा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा। और जो जिस भाई को अगर PDF वगैरह या जो नोट्स वगैरह चाहिए वो मैं अपने जो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर और जो व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है उसके द्वारा आप भी उसके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे भी नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं औषधीय पौधों का महत्व। कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधे मानवीय पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो मतलब कुदरत के दिए हुए पेड़ पौधे वो मानवीय जो पौधे हैं वो मानवीय पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो मानव के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ जो है अपने जो जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, जल्दी उतारते जाए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। इसमें न केवल भोजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी आगे रहते हैं। ये जो क्या है कि इसके पेड़ पौधे से अपन को भोजन ही प्राप्त नहीं होता, इसके अलावा अपन को जीव जगत में जो जीव वगैरह रहते हैं उनको भी एक नाजुक स्थिति के अंदर अपन को उनका जीवन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला की पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। जो मतलब कार्बन श्रृंखला या भोजन में भी ये विशेष स्थान ही
हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, जो औषधीय पौधे वो क्या कि अपना जो औषधीय महत्व ही नहीं रखते, उसके अलावा भी अपना जो महत्व रखते हैं वो मैं आपको बता दूं। आय का भी ये जरिया बन जाते हैं, जो आय का भी जरिया बन जाते हैं औषधीय के अलावा भी। इसके बाद में हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यह वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अलग में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगती है। जो अपने पास जो औषधीय पौधे हैं उनको अपन जो औषधीय के रूप में नहीं लेकर उनको अपन चिकित्सा वगैरह के जो पुराणों से या वेदों द्वारा जो पहले क्या कि औषधियों के रूप में लेते थे, ठीक है, उन्हीं पौधों को जो औषधीय वाले पौधे हैं उनको अपन आज चिकित्सा वगैरह में भी लेते हैं, ठीक है। और अपन जो औषधीय पौधे वगैरह है जिनकी अपन पूजा भी करने लगे इस समय वर्तमान समय में, क्योंकि काफ़ी अपने पास ये जो औषधीय पौधे वो क्या कि महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लो तुलसी का ले लो या पिप्पल का ले लो या आक का ले लो, ठीक है, और बरगद का या नीम का, इनकी क्या कि अपन पूजा भी करते हैं। प्रसिद्ध व विद्वान चरक ने तो हर के प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली। जो इसमें जो एक वैज्ञानिक था, क्या नाम से था, जो वैज्ञानिक था अपना प्रसिद्ध विद्वान चरक ने, जो चरक वैज्ञानिक था वो क्या कि जैसे औषधि वगैरह पर रिसर्च करके प्लांटों पर, और उसने किताब भी रच डाली उसके ऊपर, जो औषधीय पौधे उन पर किताब भी रच डाली। किसने? चरक ने। चरक ने किताब रच डाली। आपको पूछ रहे कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में कि अपने पास जो औषधीय पौधों की जो किताब रचने वाले वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम है, वो है चरक। उसके बाद में अपन देखते हैं जो पहला अपना औषधीय प्लांट है वो औषधीय प्लांट कौन सा है, इसबगोल। पहला देखते हैं अपन, ठीक है। पहला के अंदर क्या दे रखा अपने को, जलवायु एवं भूमि। इसमें जो जलवायु एवं भूमि देखते कि किस प्रकार को अपन को जलवायु चाहिए और भूमि कैसी होनी चाहिए। इसबगोल के लिए सर्द एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। जो इसबगोल के सर्द एवं शुष्क जलवायु, सर्द एवं जलवायु कौन सी होनी चाहिए, सर्द एवं शुष्क, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए 20 से 25 सेल्सियस के तापमान व मिट्टी pH 7 से 8 सर्वोत्तम माना जाता है। इनकी खेती के लिए दोमट बलुई मिट्टी जिसमें जल निकास का उचित प्रबंधन हो सकता है। इसके अंदर जो अपन टेम्परेचर रखेंगे वो तापमान तो अपन रखेंगे 20 से 25, और जो अपने पास जो pH है, pH बराबर अपन 7 से 8 रखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ अपने पास। और इसके जो इसबगोल को उगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो अपने को चाहिए दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी, ठीक है। तो आप साथ साथ उतारते जाए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद भी अपने पास है खेती की तैयारी एवं भूमि उपचार। जो अपन खेती की तैयारी करते हैं, अपन जो भूमि का उपचार करते हैं किस प्रकार करते हैं अपन, अगला इसका टॉपिक है खेती उपचार या भूमि उपचार। खेती की तैयारी ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। छिटक कर बुआई करने से 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। जो मतलब अपन छिटक कर बुआई करते हैं, मतलब ऐसे छिटक कर बुआई करते हैं, उसे अपन 4 से 5 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। छिटक कर 4 से 5 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। एक तो अपन जो हल वगैरह जो यंत्रों द्वारा बुआई करते हैं, ठीक है, और जो एक दूसरी विधि होती है अपन जो छिटक कर बुआई करते हैं जैसे, ठीक है, उसके बाद में अपन जैसे उसके ऊपर पटवास लगा देते हैं, उस प्रकार को अपन छिटक कर कहते हैं। उसके अंदर अपन जो प्लांट की जो लेंगे बीज वो कितने लेंगे, 4 से 5 kg, ठीक है। इसके बाद अपन चलते प्रति हेक्टेयर लेंगे, इसके अंदर kg प्रति हेक्टेयर।
लेकिन तुलासित रोग के प्रकोप से बचाने हेतु मेटालेक्जिल 35 एसिड ग्राम, जो अपना तुलासित रोग होता है उसे अपन मेटालेक्जिल से बचाने, तुलासित रोग का उपचार मेटालेक्जिल द्वारा, मेटालेक्जिल द्वारा इसकी अपन मात्रा लेंगे 35 AS। कितनी लेंगे? 35 AS। ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो है उन्नत किस्में, इसकी जो उन्नत किस्में कौन कौन सी अपन किस्में भी देख लेते हैं इसकी। उन्नत किस्म में है अपने पास, एक तो है RI-89, ठीक है। इसके बाद में ये जो किस्म है, इस किस्म की पौधे की ऊंचाई 30 से 40 सेंटीमीटर, इस ऊंचाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, तथा 110 से 115 दिन में पक जाती है। इसकी उपज 12 से 16 क्विंटल होती है। मतलब जो 110 से 15 दिन में पक जाती है। ठीक है। जो इसकी उपज होती है वो क्या होती है? 10 से 12 से 16 होती है उपज, 12 से 16। ठीक है। तो एक बार ये इसबगोल अपने पास जो इसबगोल था इसको एक बार उतार लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ और जो समझा के उतार रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में अपने जो RI फर्स्ट है, दूसरी किस्म अपने पास RI फर्स्ट, इसके अंदर देखते हैं अपन शुष्क तथा आदर शुष्क क्षेत्रों के विकसित उपज देने वाली ये किस्म है। जो शुष्क और आदर शुष्क के अंदर उपज देने वाली ये किस्म है, शुष्क और आदर शुष्क में, शुष्क और आदर शुष्क में। ठीक है। तो आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे उतार दीजिए, कोई समझाने क्रिया नहीं है इसके अंदर, तो आप उतार दीजिए। ठीक है। इसके बाद में अपन खाद एवं उर्वरक लेते हैं। खाद एवं उर्वरक, अगला टॉपिक है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक के अंदर दे रखा है, इसबगोल की फसल अधिक पैदावार लेने हेतु 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो तो। अपने पास जो इसबगोल की अच्छी प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए अपन को 15 से 20 गाड़ियाँ गोबर की खाद लेनी चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाए, जो मतलब जो आखिरी जुताई करते हैं अपन, ठीक है, तो उस समय अपने को खेत में मिलानी चाहिए। इस फसल को 30 ग्राम नत्रजन और 20 ग्राम फास्फोरस की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता, मतलब इसको 30 ग्राम तो नत्रजन की और 20 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। 30 ग्राम तो नाइट्रोजन, 20 ग्राम फास्फोरस इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद में पर चलते हैं खरपतवार नियंत्रण एवं निराई गुड़ाई। खरपतवार नियंत्रण एवं निराई गुड़ाई, कि अपन देखते हैं जो खरपतवारों के अंदर अपन जो निराई गुड़ाई करते हैं या खरपतवार, ठीक है, इसबगोल में 2 निराइयों की आवश्यकता है। जो मतलब इसबगोल होती है उसके अंदर अपन 2 निराई गुड़ाइयों की आवश्यकता होती है। वो अपन देखते हैं। पहली निराई तो होती है बुआई के करीब 20 दिन बाद। जो पहली निराई गुड़ाई होती है वो अपने बुआई के 20 दिन बाद होती है। उसके बाद में अपन जो दूसरी बुआई करते हैं वो 40 से 45 दिन बाद करते हैं। पहली बुआई 20 दिन बाद में, पहली 20 दिन, दूसरी 40 से 45 दिन। ठीक है, ये रेशियो रहता है अपने पास। उसके बाद में अपन देखते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद लेकिन पौधे उगने से पहले या 15 से 20 दिन की फसल अवस्था पर आइसोप्रोट्यूरान 600 ग्राम तत्व का 60 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप साथ साथ उतारते जाए। इसके बाद में अपन सिंचाई देखते हैं। सिंचाई में 4 सिंचाई को बुआई के समय, बुआई के 8 दिन बाद अपन जो इसके अंदर सिंचाई करते हैं वो 4 सिंचाई के अंदर अपने पास जो इसबगोल की फसल वो पक्के तैयार हो जाती है। अपन देखते हैं कि कब कब सिंचाई करनी चाहिए। अपने को जो पहली सिंचाई वो करनी चाहिए 8 दिन, बुआई के 8 दिन बाद में। उसके बाद में सेकंड सिंचाई करनी चाहिए 35 दिन बाद में। जो तीसरी सिंचाई वो अपने पास करनी चाहिए 65 दिन बाद में। जो अपन सिंचाई देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसबगोल में क्यारियों विधि की अपेक्षा फुहारा विधि द्वारा 6 सिंचाइयाँ अपन जो अगर फुहारा से सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर अपने को 6 सिंचाई देनी चाहिए। एक तो देनी चाहिए 8 दिन पे, एक 20 दिन पे, एक 40 दिन पे, एक 55 दिन पे, एक 70 दिन पे।
बाद 3 घंटे फुहारा चलाने से अधिक उपज प्राप्त होती है। कटाई मंडाई इस बगौल में 25 से 125 तक कले निकलते हैं तथा पौधे में 60 दिन बाद बालियाँ निकलना शुरू होती है और करीब 115 से 130 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। कटी हुई फसल को 2 से 3 दिन खलिहान में सुखाकर झटका लिया जाता है। बैलों द्वारा मड़ाई कर निकाल दिया जाता है। जो बैल होते हैं उसके द्वारा अपन मड़ाई कर जो बीज होता है उनको उसको निकाल लेते हैं। पहले वाले टाइम में क्या था कि जैसे बैल वगैरह आते हैं उनको जमीन के ऊपर अपने को जो अपने को प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसको अपन उनके ऊपर चलाते थे, ठीक है। उनसे अपन जो चलाते थे उस समय क्या है कि जो मतलब मड़ाई उसको मड़ाई बोलते थे। तो उस समय क्या है कि मतलब उनसे जो होता है ना तुस वगैरह होता है उनसे क्या है कि बीज निकल जाते थे बाहर में। और आजकल क्या है कि जो यांत्रिक यंत्र आ गए कि जो अपने पास जो थ्रेसर वगैरह ले लो या कई यंत्र आ गए अब तो जो प्रोडक्शन निकालने के लिए। उपज एवं उपयोग विभाग जो इसकी उपज होती है कि अपन देखते हैं कि उपज कितनी होती है एक प्रति हेक्टेयर में और जो उपयोगी है क्या क्या उपयोग में लिया जाता है। इस बगौल की औसत उपज 9 से 10 क्विंटल होती है। उपज कितनी होती है? 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं इसकी भूसी जिसकी मात्रा बीज के बाहर से 35-30% होती है। मतलब जो इसकी भूसी होती है वो जो बीज होता है या उपज होती है उसका 30% ही होता है। जो सबसे कीमती एवं उपयोगी भाग जो इसकी भूसी है वो सबसे कीमती एवं उपयोगी भाग है। बाकी 65 से 70% गोली जो 65 से 70% तो गोली हो गई, 30% भूसी हो गई और 3% खली हो गई इसकी जो अपन बाद में निकालने के लिए जो तेल वगैरह निकालते हैं उस समय जो खली निकलती है तेल अलग है और खली अलग और 2% खारी होती है। सफ़ेद मूसली अब देखते हैं अपन जो इस बगौल होगा कंप्लीट। इसके बाद में अपन सफ़ेद मूसली देखते हैं, ठीक है। सफ़ेद मूसली देखते हैं अपन। सफ़ेद मूसली की खेती संपूर्ण भारतवर्ष में ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर सफलतापूर्वक की जाती है। मतलब जो ज़्यादा क्षेत्र ठंडे होते हैं वहाँ के स्थानों को छोड़कर ये सभी स्थानों पर की जाती है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को सफ़ेदी या धोली मूसली भी के नाम से जाना, जो अपन सफ़ेद मूसली होती है उसको अपन सफ़ेदी या धोली मूसली के नाम से भी जाना जाता है। जो लिलिएसी कुल का पौधा है, जो ये सफ़ेद मूसली वो किस कुल का पौधा है? लिलिएसी कुल का पौधा है। किसका है? लिलिएसी कुल का, लिलिएसी कुल का पौधा है। दोस्तों इसके अंदर समझाने की क्रिया नहीं है, बस आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद में जैसे नोट्स बनाओगे तो आप इनको एक बार तो मैं आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक बार और पढ़ लीजिए तो आपको मैं यहाँ पे 50% करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद में 1-2 बार आप अगर रिवीजन करोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी है और कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि समझाए आपको, ठीक है। तो इसके अंदर थ्योरी आप उतारते जाइए, ठीक है। अब देखते हैं अपन, यह एक ऐसी दिव्य औषधि है, जो सफ़ेद मूसली है वो एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसमें किसी भी कारण से मानव मात्र में आई कमजोरी को दूर करने की क्षमता होती है। मतलब सफ़ेद मूसली ऐसी होती है कि जो मानव के अंदर कोई भी कमजोरी है उसको क्या है कि दूर करने की ये क्षमता रखती है। सफ़ेद मूसली फसल लाभदायक होती है। जो सफ़ेद मूसली होती है वो फसल लाभदायक होती है। सफ़ेद मूसली का महत्वपूर्ण रसायन तथा एक प्रभाववाजीकारक औषधि पौधा है। इसका उपयोग अपन खांसी, अस्थमा, बवासीर, चर्म रोग, पाल या पेशाब संबंधित रोगों, लिकोसिस आदि के उपचार हेतु भी किया जाता है। अपन जो खूनी पेचिश वगैरह ले लो या बवासीर ले लो या चर्म रोग ले लो या अस्थमा ले लो या पीलिया या पेशाब संबंधित रोगों के लिए भी अपन सफ़ेद मूसली का उपयोग करते हैं। अपन देखते हैं इसकी जो इसके बाद में अपन किसके उपचार में भी काम लेते हैं। अपन इसको उपचार में लेते हैं तथा यौन शक्ति एवं बलवर्धन, जो अपन जो बलवर्धन होता है उसके लिए भी और जो यौवन शक्ति होती है उसके लिए भी अपन सफ़ेद मूसली का कार्य करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं मधुमेह के उपचार में भी ये काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। जो मधुमेह का रोग होता है उसके लिए भी ये उपचार के लिए काफ़ी सिद्ध हुआ है, बहुत ही अच्छे लिए फ़ायदेमंद रहा है मधुमेह के लिए। सफ़ेद मूसली उगाने के लिए जलवायु, जो अपन जो सफ़ेद मूसली की जो खेती करते हैं उसके लिए अपन जो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए अपन जानेंगे कि किस प्रकार के क्लाइमेट में अपन जो सफ़ेद मूसली की फसल कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं सफ़ेद मूसली मूलतः गर्म तथा आर्द्र प्रदेश का पौधा है। जो मतलब मैं आपको शुरू में बताया था कि जो जहाँ पर जो ठंडे इलाके होते हैं या जो ठंडे क्लाइमेट होते हैं वहाँ के स्थानों को छोड़कर जो ये सभी स्थानों पर पाई जाती है। जो एक तो ये शुष्क स्थान हो या गर्म
प्रदेशों के अंदर ये पौधा लग जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। एक तो होता है उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर के ऊपर क्षेत्रों में यह सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके बाद में अपन चलते हैं सफ़ेद मूंगफली की खेत की तैयारी। अपन जो सफ़ेद मूंगफली करते हैं उसकी खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं, तो मैं बता दूं, सफ़ेद मूंगफली 8 से 9 महीने की फसल है। जो सफ़ेद मूंगफली है वो कितने महीने की फसल है, 8 से 9 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। उसके बाद में है जिसे मानसून में लगाकर फरवरी मार्च में खोद लिया जाता है। अपन जो इसको मानसून के अंदर लगाकर फरवरी मार्च के अंदर खोद लेते हैं सफ़ेद मूंगफली को। अच्छी खेती के लिए ये आवश्यक है, जो अच्छी खेती है उसके लिए ये आवश्यक है कि खेत की गर्मी में गहरी जुताई की जाए, अगर संभव हो तो हरी खाद के लिए ढेंचा सनई गंवारफली बो दे। अपन जो हरी खाद के लिए अपन जो सनई वगैरह या ढेंचा वगैरह भी इसके अंदर अपन लगा सकते हैं, क्योंकि अपन को उसके बाद में जैसे इसका प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसके अंदर अपन हेरो वगैरह कई यंत्र चलाकर उसको अपन जो हरी खाद है उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और काफ़ी टाइम बाद में ये क्या कि जो उर्वरक का या खाद का रूप ले लेती है। जो आगे वाली फसल बोते हैं उस समय यह खाद एवं उर्वरक का उपयोग मतलब जो फायदे रखती है और अपन को एक अच्छा प्रोडक्शन मिलता है अगली फसल में। इसके बाद में अपन चलते हैं बीज उपचार एवं रोपण। जो अपन बीजों को उपचार करते हैं उसमें देखते हैं कि किस प्रकार रोपण करते हैं और अपन उपचार किस प्रकार करते हैं बीजों का। तो अपन देखते हैं 400 से 500 किलोग्राम बीज 4000 ट्यूबर्स प्रति हेक्टेयर दर से बीज की आवश्यकता पड़ती है। अपन जो 400 से 500 किलोग्राम अपन को बीज की आवश्यकता होती है। इसके अंदर अपन ट्यूबर लेते हैं 4000, अपन इसके अंदर 4000 ट्यूबर लेते हैं। उनका वजन होता है अपने पास 400 से 500 किलोग्राम। नहीं समझे, मैं बता दूं आपको, जैसे ट्यूबर होता है अपने जो प्रकंद वगैरह होते हैं ना, जो तना वगैरह, ठीक है। जैसे अपन 400 ट्यूबर्स लेते हैं, 4000 ट्यूबर, उनका वजन अपने पास 400 से 500 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद अपन प्रति हेक्टेयर दर से लगाते हैं इनको। बुआई के पहले बीज का उपचार रासायनिक एवं जैविक विधि से करते हैं। अपन जो बुआई का उपचार करते हैं, जो अपने बीजों का उपचार करते हैं बुआई के समय, उस समय क्या है कि बुआई से पहले अपन इनको रासायनिक एवं जैविक उपचार करते हैं। रासायनिक विधि में वेवस्टीन के 0.1% घोल से ट्यूबर्स को उपचारित किया जाता है। जैविक विधि से गोमूत्र एवं पानी में 1 से 2 घंटे तक ट्यूबर्स को डुबोकर रखा जाता है। बुआई के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं। गड्ढे की गहराई उतनी होनी चाहिए जितने बीजों की लंबाई हो। बीजों का रोपण इन गड्ढों में कर हल्की मिट्टी डालकर भर देवे। उसके बाद में है सफ़ेद मूंगफली की सिंचाई एवं निराई गुड़ाई। जो अपन सफ़ेद मूंगफली की सिंचाई एवं निराई गुड़ाई कब करते हैं? रोपाई के बाद ड्रिप द्वारा सिंचाई करते हैं। जो रोपाई के बाद में इसके अंदर ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं। बुआई के 7 से 10 दिन के अंदर यह उगना प्रारंभ हो जाता है। जो बुआई करते हैं उसके 7 से 10 दिन बाद में उगना प्रारंभ हो जाता है, अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। उगने के 75 से 80 दिन तक अच्छी प्रकार से बढ़ने की संभावना रहती है। उपरांत पत्ते गिर जाते हैं। फिर फरवरी में जड़ें उखाड़ी जाती है। जो अपन फरवरी और जनवरी के अंदर इसकी जड़ें उखाड़ लेते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं अपन जो सफ़ेद मूंगफली की होती है वो किस्में कौन कौन सी होती है। सफ़ेद मूंगफली की कई किस्में देश में पाई जाती है। उत्पादन और गुणवत्ता की दृष्टि से MDB, जो अपन गुणवत्ता एवं उसकी उत्पादन की दृष्टि देखें तो अपने पास जो MDB 13 है, इसकी MDB 13 उत्पादन के अनुसार, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे MDB 14 है, 13 नहीं, सॉरी, MDB 14। कई बार आपको इसके अंदर जो किस्में भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में BSc फर्स्ट ईयर के अंदर, और जो कृषि प्रवेशक है उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस किस्म का छिलका उतारना आसान होता है। जो इस किस्म का ऊपर का जो छिलका होता है, आवरण होता है, उसको अपन आसानी से उतार सकते हैं। बस किस्म में ऊपर से नीचे तक जड़ों या ट्यूबर्स की मोटाई एक समान होती है। मतलब इसके अंदर जो ट्यूबर से लेकर ऊपर जो जड़ों वगैरह या तना वगैरह उसके जो मोटाई होती है वो समान होती है। मूंगफली बरसात में लगाई जाती है। जो सफ़ेद मूंगफली है वो बरसात के दिनों में लगाई जाती है। नियमित वर्षा से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। अनियमित मानसून में 10 से 12 दिन की एक सिंचाई दे। अक्टूबर के बाद 20 से 21 दिनों पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। मूंगफली उखाड़ने के पूर्व खेती में नमी बनाए रखें। मतलब जो अपन सफ़ेद मूंगफली उखाड़ते समय उससे पहले अपने को एक नमी बनाए रखना चाहिए कि जो आसानी से उपड़ सके, ठीक है। उसके बाद अपन जल बरावत व आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण जड़ों के गलन का रोग हो सकता है।
इसकी रोकथाम के लिए आगे सिंचाई देना बंद करके तथा रुके हुए पानी को बाहर निकालना करने इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। फंगस के रूप में पौधों पर फ्यूजेरियम का प्रकोप हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं जो सफ़ेद मूसली को खोदने, कि अपन सफ़ेद मूसली को कैसे खोदते हैं या हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो अपन हार्वेस्टिंग देखते हैं। सफ़ेद मूसली को ज़मीन से खोदने का सर्वाधिक उपयुक्त समय नवंबर के बाद होता है। जो सफ़ेद मूसली को अपन जो खोदते हैं उसका समय नवंबर के बाद होता है। जब तक मूसली की छिलका कठोर न हो जाए तथा इसका सफ़ेद रंग बदलकर गहरा भूरा न हो तब तक सफ़ेद ज़मीन से नहीं निकालते। मूसली को उखाड़ने का समय फरवरी के अंत तक है। खोदने के उपरांत इसे 2 कार्यों हेतु उपयुक्त किया जाता है। बीज हेतु रखना या बेचना, इसे छीलकर सुखाकर बेचना। ठीक है, बीज के रूप में रखने के लिए खोदने के 1 से 2 दिन तक कंदों का छाया में रखना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं बीज या प्लांटिंग मटेरियल हेतु मूसली का संग्रहण। जो अपन बीज का अपन प्लांटिंग करने के लिए या अपन जो मटेरियल हेतु मूसली का संग्रहण करते हैं कि किस प्रकार अपन संग्रहण करते हैं, मटेरियल रखते हैं। यदि मूसली का उपयोग प्लांटिंग मटेरियल के रूप में करना हो तो इसे मार्च माह में ही खोदना चाहिए। जो अपन पौधा लगाने के लिए अगर उपयोग करें तो उसको अपन मार्च के अंदर ही खोद लेना चाहिए। इस समय मूसली को ज़मीन से खोदने के उपरांत इसका जो कुछ भाग है वो प्रक्रियाकृत कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि कुछ छीलकर सुखाना के रूप में प्रयुक्त करने हेतु अथवा प्लांटिंग मटेरियल भाग अगले सीजन में भी बचने हेतु रख लिया जाता है। मूसली की खेती से उपज प्राप्ति, जो मतलब सफ़ेद मूसली की खेती से जो अपने को उपज प्राप्त होती है वो कितनी होती है। तो अपन देखते हैं, यदि 4 क्विंटल बीज प्रति एकड़ प्रयुक्त किया जाए तो लगभग 20 से 24 क्विंटल के करीब गीली मूसली प्राप्त होती है। अपने को 20 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गीली प्राप्त होती है सफ़ेद मूसली। इसके बाद में पर चलते हैं, किसान का प्रति एकड़ औसतन 15 से 16 क्विंटल गीली जड़ के उत्पादन की अपेक्षा करनी चाहिए। मूसली की श्रेणीकरण, अपन जो सफ़ेद मूसली के अपन देखते हैं श्रेणीकरण किस प्रकार की है। ऐसे श्रेणी के अंदर देखते हैं, ये देखने में लंबी, मोटी, कड़क तथा सफ़ेद होती है। ये देखने के अंदर जो लंबी एवं कड़क एवं सफ़ेद मूसली होती है, दांतों से दबाने पर दांतों पर ये चिपक जाती है। जो अपन दांतों से दबाते हैं तो ये क्या है कि चिपक जाती है। ऐसे अपन इसको दबाएंगे तो क्या है कि जैसे ये ऊपर वाला आती है, अपन दोनों अंगुलियों के बीच में इसको दबाएंगे तो ये ऐसे ऊपर वापस इसको खोलेंगे तो ये दोनों अंगुलियों के चिपक जाएगी। इसके बाद में अपन ब श्रेणी देखते हैं। इस श्रेणी की मूसली स श्रेणी की मूसली से कुछ अच्छी अ श्रेणी से हल्की होती है। प्राय स श्रेणी में चुनी हुई अथवा अ श्रेणी में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं अफीम। अगला है अपने पास अफीम। अफीम में देखते हैं अपन पोषक फूल देने वाला एक पौधा है। जो पोषक फूल देने वाला एक पौधा है जो पॉपी कुल का है। जो ये अफीम है वो किस कुल का है? पॉपी कुल का। तो दोस्तों इसमें समझाने कुछ नहीं है, आपको बस ओनली थ्योरी दे रखी है। इसके अंदर आपको मैं बस जैसे जैसे थ्योरी करवा रहा हूँ पढ़ के, तो आप उतारते जाइए। इसके बाद में पोषक भूमध्य सागर प्रदेश का देशज माना जाता है। यहाँ से इसका प्रचार सब और हुआ। इसकी खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्की आदि देशों में मुख्यतः होती है। इसकी जो उपज वगैरह या जो लगाते हैं वो क्या कि एक तो भारत, चीन, एशिया माइनर और तुर्की प्रदेशों में होती है। पोषक की खेती व्यापार करने के लिए सरकार के आबकारी विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। जो अपन जो पोषक की खेती करते हैं या अफीम की खेती करते हैं वो क्या कि एक सरकार से आबकारी के रूप में अपन को जो पहले क्या कि जो अपन को अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। अपन अगर अफीम या डोडा वगैरह की खेती करते हैं उससे पहले अपन को सरकार से अनुमति लेनी चाहिए, परमिशन। पोषक के पौधे अहीपेन यानी अफीम निकलती है जो नशीली होती है। जो ये अफीम होती है उससे एक कुछ लेटेक्स वगैरह पदार्थ निकलते हैं, वो क्या कि एक हानिकारक और एक नशीले पदार्थ की तरह होते हैं। इसलिए अपन को सरकार से परमिशन के बिना अपन खेती नहीं कर सकते। इसके अंदर अपन जो जलवायु देखते हैं कि जलवायु किस प्रकार की अपने को चाहिए अफीम के अंदर। तो अपन देखते हैं अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अपन जो इसको अपन समशीतोष्ण के अंदर उगा सकते हैं अपन इस अफीम की खेती को। और इसके अंदर जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो टेम्परेचर रहना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। अपन इसके अंदर जो भूमि देखते हैं कि कैसी अपने के पास जो भूमि होनी चाहिए। अफीम को प्राय सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। अपन जो सबसे अच्छी फसल है ये कि अपन जो भूमि है जो किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी हो, अपन कहीं पर भी इसको भूमि के अंदर लगा सकते हैं अफीम को। परंतु उचित जल निकास एवं प्राप्त जीवांश पदार्थों वाली मध्यम से गहराई काली मिट्टी जिसका मान pH 7 हो, जिसको अपन जो मिट्टी का pH होना चाहिए अपने को जो 7 होना चाहिए।
ठीक है, जिसमें विगत 5 से 6 वर्षों में अफीम खेती की नहीं जा रही हो। मतलब जो 5 से 6 साल से पहले खेती नहीं की जाने वाली हो, ऐसे 5 से 6 साल के समथिंग खेत ऐसा ही पड़ा हो, पहले कोई खेती नहीं की गई हो, खासकर अफीम की खेती नहीं की गई हो, तभी वहाँ पे अपने अफीम की खेती हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। उसके बाद में अपन देखते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। अफीम का बीज बहुत छोटा होता है, अतः खेती की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए खेत की 2 बार खड़ी तथा आड़ी जुताई की जाती है तथा इसी समय 20 से 30 गाड़ी अच्छी प्रकार से सड़ी गोबर खाद को समान रूप से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा चलाकर खेती को बुरा समतल कर लिया जाता है। इसके बाद में अपन इसकी प्रमुख किस्में देखते हैं कि कौन कौन सी किस्में इसकी उन्नत प्रोडक्शन देने वाली है अपने को। जवार अफीम 16 इसकी जो किस्म है, एक तो जवार अफीम 16, उसके बाद में जवार अफीम 539, उसके बाद में जवार अफीम 540 आदि मध्य प्रदेश के लिए अनुसंधित किस्में है। इसके बाद में अपन देखते हैं निराई गुड़ाई या छटाई। अपन जो इसके अंदर बुआई सफ़ेद अफीम के अंदर जो निराई गुड़ाई करते हैं वो अपन देखते हैं। अफीम की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरकों की अनुशासित मात्रा का उपयोग करें। इस हेतु वर्षा ऋतु में खेत में लोबिया अथवा सनई की गहरी खाद बोना चाहिए। हरी खाद नहीं देने की स्थिति में 20 से 30 गाड़ी अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर खाद खेत की तैयारी के समय दें। इसके अतिरिक्त यूरिया 38 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटास आधा किलो गंधक 10 बारी के हिसाब से डालें। सिंचाई बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। जो अपन बुआई करते हैं उसके तुरंत बाद ही अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए अफीम के अंदर। तदुपरांत 7 से 10 दिन की अवस्था पर अच्छे अंकुरण हेतु तत्पश्चात 12 से 15 दिन के अंतराल पर मिट्टी तथा मौसम की दशा अनुसार सिंचाई करते रहे। कली पुष्प डोडा एवं चीरा लगाने के 3 से 7 दिन पहले सिंचाई देना नितांत आवश्यक होता है। इसके बाद अपन जो फसल संरक्षण है वो देखते हैं अपन। रोमिल फफूंद, जिस खेत में एक बार रोग हो जाए वहाँ अगले 3 साल तक अफीम नहीं बोए। जिस खेत के अंदर एक बार अगर रोग हो जाए तो उस खेत के अंदर अपन 3 साल तक अपन अफीम की खेती नहीं कर सकते। अगर अपन कर लिए तो अपने को जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं प्राप्त होगा, तो ठीक है, और अच्छे क्वालिटी का अपने को अफीम प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं चूर्णी फफूंद। फरवरी में 2.5 किलो गंधक का घुलनशील चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। अब देखते हैं डोडा लट। फूल आने से पूर्व डोडा लगने के बाद माइक्रोजाइम 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 400 या 500 लीटर पानी में मिलाकर तट पर छिड़काव करते थे। इसके बाद अपन नींबू घास देखते हैं कि एक ये जो औषधीय प्लांट है नींबू घास। नींबू घास के अंदर देखते हैं, इसको अपन लेमन ग्रास भी कहते हैं। नींबू घास काफ़ी भारतीय घरों में पाई जाती है। इसे लेमन ग्रास या चाइना ग्रास, भारतीय नींबू घास या मालाबार घास अथवा कोचिन घास भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सिम्बेपोगोन फल्क्यूसोसिस है। यह मूल रूप से भारत तथा अन्य गर्म देशों का पौधा है। यह मूल रूप से भारत एवं अन्य गर्म देशों का पौधा है। लगातार उगता रहता है, लंबा होता है और हमेशा हरा रहता है। लेमन ग्रास को दक्षिण पूर्व एशिया के बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन आज विश्व के कई हिस्सों में इसे उगाया जाता है। कुछ इसे हर्ष कहते हैं और कुछ लोग ग्रास, लेमन ग्रास और हर्ष दोनों की ही है। इसकी पत्तियां चाय में डालने हेतु उपयोग में लेते हैं। पत्तियों में एक मधुर तीक्ष्ण गंध होती है जो चाय में डालकर उबलकर पीने में ताजगी के साथ साथ सर्दी आदि से भी राहत मिलती है। इसका अपन देखते हैं उपयोग किस प्रकार करते हैं। नींबू घास का तेल के लिए विटामिन के निर्माण के लिए शुरू सामग्री है और यह भी जायक है कि इस्तेमाल किया जाए। सौंदर्य प्रसाधन और इत्र तेल की भी छोटी राशियों के रूप में अपन इसका काम लेते हैं। जो अपन सौंदर्य प्रसाधन एवं इसका इत्र बनाने के लिए अभी अपन काम करते हैं, जिसे साबुन और डेंटियल अपन जो साबुन बनाने के लिए भी काम करते हैं। यह अक्सर चाय सुगंध के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अपन इसकी आवश्यकता क्या क्या है। नींबू घास धूप और वर्षा के बहुत 2 से 50 सेमी से 300 सेमी से लेकर समान वर्ष पर वितरित के साथ एक गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। संयंत्र हार्डी और सूखे के लिए प्रतिरोधी है। धूप, उच्च तापमान और संयंत्र में तेल के विकास के लिए अनुकूल है। यह पहाड़ी भारी वर्षा प्राप्त स्थानों में जल्दी बढ़ता है और अधिक बार काटा जा सकता है। लेमन ग्रास 100 से 1200 के बीच उगाई जाने वाली अच्छी तरह से पहाड़ी अमीर दोमट लेकर जाती है।
इसके बाद अपन जो नर्सरी की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार अपने को नर्सरी की तैयारी करना चाहिए। संयंत्र अधिमानत एक प्रतिरोपित फसल के रूप में खेती की है, क्योंकि यह घास उपज के मामले में बेहतर बीजों की बुआई करने के लिए प्रत्यक्ष पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं तेल सामग्री और 70% बीज हाथ से एक अच्छी तरह तैयार नर्सरी में बोया जाता है। मानसून की शुरुआत में अप्रैल से मई के लिए कर रहे हैं और मिट्टी की एक पतली परत के साथ कवर किया जाता है। नर्सरी वर्षा के अभाव में पानी से पटाया जाता है। बीज के बारे में 10 किलोग्राम के प्रति हेक्टेयर सिंडल प्लांटिंग की प्राप्त की जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी रोपाई किस प्रकार करते हैं। तो अपन रोपाई देखते हैं, बीज 60 पंक्तियों में 45 से 60 सेमी की दूरी पर अपन इसको 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। 60 से 70 सेंटीमीटर की इसको अपन दूरी पर लगाते हैं। अपन इसकी निराई गुड़ाई देखते हैं। निराई और गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उपज और मिट्टी की जो गुणवत्ता प्रभावित होती है। आमतौर पर एक वर्ष में 2 से 3 गुड़ाई करना चाहिए। जो आमतौर पर इसकी अपन जो निराई गुड़ाई करते हैं नींबू घास की, उसको अपन साल के अंदर 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अपन इसके अंदर सिंचाई देखते हैं कितनी सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा की अच्छी मात्रा होने से सिंचाई आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर वर्षा अच्छी हो गई तो उस समय अपने को जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इसको उच्च पानी की आवश्यकता है और सिंचाई के लिए आवश्यक है उन क्षेत्रों में जहां वर्षा समान रूप से वितरित नहीं होती, अधिकतम उपज प्राप्त करते हैं। अपने इनके अंदर देखते हैं कीट प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। लेमन ग्रास को कई कीट और रोग संक्रमण प्रभावित पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण एक चिलोत्रिय प्रजाति है। यह सफ़ेद रंग का होता है और उसके शरीर पर काले धब्बे हैं। यह स्टेम में उबाऊ और सूट पर खिले लेमन ग्रास पर हमला करता है। हमले का पहला स्टेम में उबाऊ और सूट पर खिले लेमन ग्रास पर हमला करता है। हमले का पहला लक्षण है मुख्य पत्तियों का सूखना। इसके बाद पूरे सूट मर जाता है। ये घास उपज में एक महत्वपूर्ण कमी के परिणाम स्वरूप होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं लेमन ग्रास के फायदे। जो लेमन ग्रास के फायदे वो क्या क्या है। इसे चाय के साथ लेना चाहिए क्योंकि यह बुखार, कफ और सर्दी में फ़ायदा करता है। इससे प्रतिऑक्सीकारक और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके लिए यह शरीर के कुछ मूलभूत तत्वों को भी संतुलित करने में सहायता करता है। इसके बाद अपन देखते हैं औषधीय पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ और उनके वानस्पतिक नाम। जो अपन जो औषधीय पेड़ पौधे देखे थे तो उनके अपन जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम देखते हैं और उनकी जड़ी बूटियाँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कितना क्या रह गया। तो ये काफ़ी अभी तो बड़ा है, तो अपन इसको एक बार नेक्स्ट क्लास के अंदर ले ले तो ठीक रहेगा। अपन देखते हैं, चलो करते हैं अपन। पहले ले लेते हैं अपन नींबू। नीम के अंदर दे रखा है, इसके अपन जो नीम का है वो बॉटनिकल नेम एजेडिरेक्टा इंडिका होता है। एक चिपचिरित पेड़ है जो 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो एक चिपचिरित पेड़ है या नीम का, जो कि 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी एक टहनी में करीब 9 से 12 पत्ते पाए जाते हैं। जो एक टहनी होती है उसके अंदर 9 से 12 पत्ते पाए जाते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। जो इसके फूल आते हैं, फूल आने के बाद में जो निमोली होते हैं, जो इसके फूल क्या है कि सफ़ेद होते हैं। इसका पत्ता हरा होता है जो पककर हल्का पीला हरा होता है। अक्सर ये लोगों के घरों आसपास में देखा जा सकता है। इसके बाद में अपन सेकंड है अपनी जो पेड़ तुलसी। इसका जो बॉटनिकल नेम है ओशियम सनकिटम। ठीक है, तुलसी एक झाड़ीनुमा पौधा है। जो तुलसी एक क्या है कि एक झाड़ीनुमा पौधा है, इस प्रकार का पाया जाता है। जैसे ये मान लो एक ऐसा पौधा पाया जाता है, ऐसा झाड़ीनुमा पौधा पाया जाता है। इसके फूल गुच्छेदार तथा बैंगनी रंग के होते हैं। जो इसके फूल क्या है कि एक तो गुच्छेदार होते हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। और इसका अपन जो औषधीय प्लांट के रूप में अपन जो रोगों के निदान के लिए भी अपन इसका उपयोग करते हैं। जो इसकी बीज होती है वो गुठलीदार होती है। अब इसको अपन जो इसकी अपन तुलसी की अपन पूजा भी कर सकते हैं। इसको अपन देवी के रूप में मानते हैं। इसके बाद में तीसरा पौधा है अपना 12 इसका जो अपन जो साग भी बनाने के लिए काम करते हैं। ये साग पानी की प्रचुरता में सालों भर हरी भरी रहने वाली एक छोटी लता है। ये जो 12 वो क्या है कि एक लता के रूप में काम आती है, जो अक्सर तालाब या खेते में माई किनारे पाई जाती है। इसके पत्ते गुद्दे के आकार के 1 से 2 इंच के होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे है अपना चौथा हल्दी। हल्दी में अपन जो इसका बॉटनिकल नेम है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा। यदि हल्दी के खेतों में तथा
बागान में भी लगाया जाता है। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं। इसका जड़ उपयोग में लाया जाता है। कच्चे हल्दी के रूप में यह सौंदर्यवर्धक है। सूखे हल्दी को लोग मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी रक्त शोधक और काफ नाशक होती है। इसके बाद अपन छठा देखते हैं चिरायत बुमिनीम। चिरायत का अपन बोटनिकल नेम देखते हैं एंड्रोग्राफिस, ठीक है। इसका अपन आगे चलते हैं। छोटा नागपुर के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाना 1 से 3 फीट तथा उसकी अनेक शाखाएं पतली पतली होती है। ये हो गया अपने पास। इसके बाद में अपन अड़ूसा देखते हैं। कोई सात और कोई प्लांट है अड़ूसा, अड़ूसा के नाम से। ये भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भारत के सभी क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है अड़ूसा। इसके बाद अपन देखते हैं ये सालों भर हरा भरा रहने वाला झाड़ीनुमा पौधा है। जो क्या है, ये सालों भर हरा भरा रहने वाला झाड़ीनुमा पौधा है और ये भारत के हर क्षेत्र में पाया जाता है। और जो इसकी ऊंचाई होती है वो 8 से 10 फीट की होती है अड़ूसा की। इसके बाद अपन सदाबहार देखते हैं। सदाबहार का अपन बोटनिकल नेम देखते हैं चित्रानुटुस रेसियस। यह एक छोटा पौधा है जो विशेष देखभाल के बिना ही रहता है। जो अपन इसकी एक तो छोटा पौधा है और इसके अपन कम देखभाल में भी ये पौधा हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अपना महत्व है। इसकी कुछ टहनियाँ होती है और 5 से सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके बाद में अपन देखते हैं सहीजन मुनगा। सहीजन एक लोकप्रिय पेड़ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर अधिक होती है। इसके छालों में लसलसा गोंद पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं हरजोरा। जो 10वां प्लांट अपने पास हरजोरा। हरजोरा के अंदर देखते हैं हरजोरा अमृता एक लता है। हरजोरा एक अमृता नाम का एक लता है। इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं तथा हृदयकार होते हैं। मटर के दोनों दानों के आकार के इसके फल कच्चे हरे तथा पकने वाले हरे लाल रंग के होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं करी पत्ता। करी पत्ता 11 प्लांट है। करी पत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्राय सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भोजन में सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कड़ी पत्ता उसको अपन जो भोजन के सुगंधित बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में जो 12 प्लांट अपने पास दूधिया घास। दूधिया घास अपन ये साधारणतः खेतों खलिहानों मैदानों में घासों के साथ साथ पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही छोटे होते हैं। जो पत्तों के बीच होते हैं ये स्वाद में कड़वा होता है। जो दूधिया घास होता है वो क्या है कि स्वाद में कड़वा होता है। इसकी छोटी टहनियाँ जी तोड़ने पर दूध निकलना शुरू। जो अपन इसकी छोटी टहनियाँ होती है इसको अपन तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या है कि दूधिया घास का दूध निकलना प्रारंभ हो जाता है। अपन 13वां प्लांट देखते हैं मीठा घास। यह बागान खेतों में साथ साथ पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे होते हैं और फल छोटे छोटे होते हैं जो राई के दाने में बराबर देखने में लगते हैं। स्वाद में मीठा होने के कारण मीठा घास के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं बुई आवल। यह एक अत्यंत उपयोगी पौधा है जो बरसात में मौसम में जन्मते हैं। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 25 इंच ऊंचाई तक शाखाओं वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं अड़हुल। अड़हुल एक 15 प्लांट अपने पास। अड़हुल का फूल लोगों के घरों में लाया जाता है, घरों में लगाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, लाल और एक सफ़ेद रंग का होता है जो दवाई के काम में भी लिया जाता है। अड़हुल का पत्ता गहरा हरा रंग का होता है। अपन इसके बाद में अपन देखते हैं महुआ। महुआ का वृक्ष 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल कालापन लिए दूसरे रंग की तथा अंदर से लाल होती है। इसके पत्ते 5 से 9 इंच चौड़े होते हैं। ये अंडाकार आयताकार शाखाओं के अगर भाग पर समूह में होते हैं। महुआ के फूल सफ़ेद रंगीले और मांसल शाखाओं के अगर बाग पर समूह में होते हैं। महुआ के फूल सफ़ेद रसीले और मांसल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो 18वां प्लांट अपना है धूप घास। धूप घास 10 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके पत्ते 2 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल और फल सालों भर पाए जाते हैं। धूप घास 2 प्रकार की होती है, हरा और सफ़ेद। दूबी को नीली या काली दूबी भी कहते हैं। और जो इसका धूप घास का जो बोटनिकल नेम है वो है साइनाडोना डेक्टाइलोन। इसके बाद में अपना है आंवला, फाइलेंथस एम्बलिका बोटनिकल नेम इसका। इसका वृक्ष 5 से 10 मीटर ऊंचा होता है। आंवला स्वाद में कटु, तीखे, खट, मधुर और कसेले होते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा आंवले में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इसके अंदर अन्य फलों की अलग से विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके फूल पत्तियों में अकले नीचे गुच्छे के रूप में होती है। इसका रंग हल्का तथा सुगंधित होता है। इसके छाल दूसरे रंग के होते हैं। इसके छोटे पत्ते 10 से सेंटीमीटर लंबे टहनियों के सहारे लगा रहता है। इसके बाद में अपन देखते हैं पीपल। 20वां प्लांट है पीपल, फ्यूकस रिलीजियस इसका बोटनिकल नेम। पीपल विशाल वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं होती है। इसके अनेक पत्ते गहरे हरे रंग के हृदय आकार होती है।
इनके जड़, फल, छाल, जटा, दूब सभी उपयोगी में लाए जाते हैं। हमारे भारत में पीपल का धार्मिक महत्व, अपन इसको जो अपने पीपल का जो क्या है कि धार्मिक महत्व भी रखते हैं अपने भारत के अंदर। इसके बाद में अपन जो करेला की ओर चलते हैं। करेला है, ये साधारणतः व्यवहार में लाई जाने वाली उपयोगी हरी सब्जी है जो लत्तेदार होती है। इसका रंग गहरा हरा तथा बीज सफ़ेद होता है। पकने पर फल का रंग पीला तथा बीज लाल हो जाता है। ये स्वाद में कड़वा होता है करेला। अब इसके बाद में अब 23वां प्लांट अपने पास पीपली। साधारणतः ये गर्म मसाले की सामग्री के रूप में जानी जाती है। पीपली को कोमल लताएं 1 से 2 मीटर जमीन पर फैलती है। ये गहरे हरे रंग के चिकने पत्ते 2 से 3 इंच लंबे एवं 1 से 3 चौड़े रिदेकार के होते हैं। इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा पकने पर गहरा हरा रंग का पीला हो जाता है। इसके बाद में अपन 24वां प्लांट देखते हैं अमरूद। पीसीडियम गवाजावा। ठीक है, अमरूद एक फलदार वृक्ष है। ये साधारणतः लोगों के घर के आगमन में पाया जाता है। इसका फल कच्चा में हरा, पकने में पीला हो जाता है। प्रकार ये सफ़ेद और गुलाबी गर्भ वाले भी होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। ये मीठा, कसेला, शीतल, स्वादिष्ट फल है जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद में अपन कंटकारी रेंगनी देखते हैं। यह प्रति जमीन में पाए जाने वाला कांटेदार हल्की हरी जड़ी है। इसके कांटेदार पौधे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाए जाते हैं। अपन इसके बाद में 26वां प्लांट देखते हैं जामुन। जामुन देखते हैं। जामुन एक उत्तम फल है। गर्मी के दिनों में जैसा आम का महत्व है वैसे ही इसका महत्व गर्मी के दिनों में रहता है, बरसात में होता है। ये स्वाद में मीठा, कुछ खट्टा भी होता है, कसीले भी होता है। जामुन का रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके बाद में 27वां प्लांट है इमली। इमली एक बड़ा वृक्ष है जिसके पत्ते समूह में पाए जाते हैं जो आंवले के पत्ते की तरह छोटे होते हैं। जो इसके जो पत्ते होते हैं वो क्या है कि जो आंवला का जैसे पत्ते होते हैं वैसे इमली के पत्ते दोनों के समान पत्ते होते हैं। अपनी को पहचानने में कई बार कठिनाई हो जाती है कि आम का है या उसका मतलब इमली का है या आंवले का है। तो इसका है कि जो आंवले का तो क्या है कि थोड़ा छोटा पौधा है और जो इमली का है वो ऐसे बहुत बड़ा पेड़ होता है, विशाल का है। इसके बाद में अपन देखते हैं अर्जुन का पेड़। यह असंख्य शाखाओं वाला लंबा वृक्ष है। इसके पत्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसके फूल समूह में पाए जाते हैं तथा फल गुठीदार होते हैं जिसमें 5 ओर से पंख की तरफ होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मेथी। यह लोकप्रिय भाजियों में से एक है। इनके गुणों के कारण इसका उपयोग प्रत्येक घर में होता है। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होती है। बिना शाखाओं में मेथी की भाजी तीखी, कड़वी और वायुनाशक होती है। इसके बाद अपन देखते हैं बेर। बेर का वृक्ष कांटेदार होता है। इसके कांटे छोटे छोटे होते हैं तथा इसकी पत्तियां गोलाकार तथा गहरे हरे रंग की होती है। इसके फल कच्चे में हरे रंग में तथा पकने के बाद में लाल रंग के होते हैं। इसके बाद में ये स्वाद में खट्टा, मीठा तथा कसेला होता है। इसके बाद में अपन बांस देखते हैं। बांस अपना 35वां प्लांट है। बांस साधारणतः घर के पिछवाड़े में पाया जाता है। यह 30 से 50 मीटर तक ऊंचा लंबा होता है। इसके पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं। बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे सेमल प्लांट है। सेमल के पेड़ बड़े, मोटे तथा वृक्ष में कांटे उगे होते हैं। इसकी शाखाओं में 5 से 7 दिन के समूह में पत्ते होते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान इसमें फूल आते हैं जिसकी पंखुड़ियाँ बड़ी तथा इनके रंग लाल होता है। बैसाख में फल आते हैं जिनके सूखने पर रुई और बीज निकलते हैं। इसके बाद में प्लास प्लांट है। प्लास के पेड़ 5 फीट से लेकर 15 से 20 फीट या ऊंचाई भी होते हैं। इसके एक ही डंठल में 3 पत्ते एक साथ होते हैं। बसंत ऋतु में इसमें केसरिया लाल राग के फूल लगते हैं। पत्थरचूर है। ये 1 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते अन्य पत्तों की अपेक्षा कुछ मोटे, चिकने और रिदेकार होती है। इसके फूल सफ़ेद या हल्के बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं सरसों खेत में, बागानों में विस्तृत रूप से खेती की जाने वाला पौधा है। इस पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है। इसके पत्ते के आकार नुकीलेदार होते हैं तथा फूल पीले रंग के या बीज को तेल निकालने के इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं दालचीनी। यह मधुर, कड़वी, सुगंधित होती है। यह वृक्ष की छाल उपयोगी होती है। इसे गर्म गमले के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद में अपन सत्तावर देखते हैं। यह बहुत खूबसूरत झाड़ीनुमा पौधा है जिसे लोग सजाने के काम में भी लेते हैं। इसके पत्ते नुकीलेदार, हरे भरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं जो पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ आयुर्वेदिक के क्षेत्र में उपयोगी होती है जो इस्तेमाल में भी लाई जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं अनार झाड़ीनुमा पतली टहनियों वाला होता है। एक्स फूल लाल रंग का होता है। अनार स्वाद में मीठा, कसीलापन लिए हुए रहता है। इसके फल लाल और सफ़ेद प्रकार के होते हैं।
एक से फूल, फल तथा छिलका उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं अशोका। ये सदाबहार वृक्ष है जो अत्यंत उपयोगी है। इसके पत्ते सीधे, लंबे और गहरे रंग के होते हैं। इसके लोग शोभा बदलने के लिए लगाते हैं। इसके छाल दूसरे रंग के स्पर्श करनी कुदरती तथा अंदर लाल रंग की होती है। यह स्वाद में कड़वा, कसेला, पचने में हल्का रखा और शीतल रखा जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अरंडी। यह 7 से 10 फीट ऊंचा होता है। इसके पत्ते छोटे तथा 5 भागों में बटे होते हैं। अरंड के पत्ते, फूल, बीज और तेल उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कुल्थी या कुर्थी। यह 3 पत्तियों वाला पौधा होता है जिसमें सितंबर-नवंबर में फूल तथा अक्टूबर-दिसंबर के बीच फले आते हैं। कुर्थी कटु रस वाली कसेली होती है। यह गर्म, मोटापनाशक और पथरी नाशक होती है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं चिरचिटी। 1 मीटर या अधिक ऊंचाई होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं। इसके फूल 46 मिलीमीटर लंबे, सफ़ेदपन लिए हुए, हरे रंग के, बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके बाद अपन जो सेकंड लास्ट प्लांट अपना है बबूल। बबूल का वृक्ष मध्यकार, कांटेदार होता है। इसके पत्ते गोलाकार और छोटे छोटे होते हैं। पत्तों में भी कांटे होते हैं। इसके फूल छोटे, गोलाकार और पीले रंग के होते हैं। इसकी फलियां लंबी और कुछ मुड़ी हुई भी होती है। बबूल का गोंद चिकित्सा की दृष्टि में उपयोगी होता है। मतलब जो बबूल का गोंद होता है वो अपन चिकित्सा के रूप में भी लेते हैं। जो इसकी जो बबूल की जो वो आती है ना पतड़ियों से अपन सब्जियां वगैरह भी काम में लेते हैं। इसके बाद में जो अपना जो लास्ट का प्लांट है वो है कटहल। कटहल का दे रखा है। कटहल के पेड़ से सभी परिचित है। इसका फल बहुत बड़ा होता है। कटहल को तो आप सभी जानते हो कि इससे जो सभी लोग परिचित है कि किस प्रकार का आ जाता है। कटहल का नाम लेते हैं आपको ऐसे दिमाग में आ जाता है मानचित्र कि अपने पास जो कटहल का पौधा कैसा है। ये एक तो कटहल का पौधा है। इसका फल बहुत ही बड़ा होता है। इसकी कभी कभी इसका वजन 30 किलो से भी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो क्या है कि इसका मतलब जो फल होता है उसका वजन भी 30 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है। स्थानीय लोगों में सब्जी और फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्थानीय लोगों के रूप में इसको फल एवं सब्जियों के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। जो इसकी पेड़ की ऊंचाई है वो 10 मीटर से ऊंची या इससे भी अधिक हो सकती है। ये एक छायादार वृक्ष है। इसकी अनेक शाखाएं फैली होती है। इसकी जो अनेक शाखाएं जो चारों ओर तरफ फैली रहती है। ठीक है, तो अपना जो 13वां लेक्चर था जो आज कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप जैसे अब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे भी कोई नई नोटिफिकेशन जारी होगी तो आपको पहले तुरंत आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके बाद अपने पास जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है वो 2 लेक्चर और बचे हैं। उसके बाद अपन फॉरेस्ट्री की क्लास स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।